को समझ में आए, इसलिए आपको प्रतिदिन इसी तरीके से रेगुलर आपको क्लास करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग चैट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं, और मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं। ये दो चीज सभी लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताएं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग म्यूट रखते हो तो मेरी आवाज सभी तक सही से पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो चलिए, क्योंकि आप किसी को भी होमवर्क में कोई डाउट नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कोनों के प्रकार के बारे में। तो कोन के बारे में मैंने आपको बताया, कोन 6 तरीके की होती है। तो उन 6 में 4 तरीके के कोन को हमने पढ़ लिया था, दो कोन रह गए थे। तो वो 2 कोन आज पढ़ेंगे। तो वो कोन पढ़ने के पहले आप सभी के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा जो पिछले क्लास पे बेस्ड है। वो चीज मैंने पिछले क्लास में भी आप सभी को पढ़ाई थी, तो आप सभी को पता है, उसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में ही करना है। तो कोई भी चैट सेक्शन में नहीं जाएगा, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके उसका आंसर नहीं बोलेगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रही है, आप सभी को बताना है कि यहाँ पर जो भी कोन दिख रहा है, यह कोन किस तरीके का कोन है। इस कोन के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आप सभी को पढ़ाया था, तो आप सभी को बताना है कि ये किस तरीके का कोन है। अब आपको पोल दिख रही होगी, जब मैं यहाँ से लॉन्च करता हूँ तभी आपको पोल का सेक्शन दिखेगा। अब आप देखो, आप सभी को पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। और जितने भी बच्चे पोल सेक्शन, अब आप देखो आप सभी को दिखेगा। और आप में अब भी पोल सेक्शन नहीं आता या एक्टिविटीज की ऑप्शन नहीं आती, तो आपको गूगल मीट को अपडेट करना होगा। ये गूगल मीट को आप अपडेट करोगे तभी आपको पोल का ऑप्शन आएगा। सुहेल आलम के नाम से जो बच्चा है, अपने आप को म्यूट रखिए, तभी मेरी आवाज पहुंच पाएगी सभी तक। मैं तो डर गई। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अब तक हेलो सर। आंसर नहीं किए हैं। हेलो कोई सर। भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। आप बार बार अपने आप को अनम्यूट करोगे तो आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सभी को सर। म्यूट रखना है। हेलो सोनू सर। कुमार, सोनू कुमार, आपका कोई डाउट है क्या? नो सर। सर जी आप समझाओ। चलिए, अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि इसमें ये जो कोण दिखा रखी है, इसमें किस तरीके का कोण है। तो अब आप देखो, मैंने क्या बताया था कि ऐसे कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण कहते हैं। तो यहां पर आप देखो, ये जो कोण आपको दिख रही है, ये कोण को आप अगर देखो तो आपको दिख रही होगी, यह 90 डिग्री से बड़ी है और 180 सर डिग्री अधिक से कौन है ये? छोटी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। यहाँ पर आप चारों एंगल को देखोगे, न्यून कोण, सम कोण, ऋजु कोण और अधिक कोण, तो हम क्या कह सकते हैं, यह कोण कैसी है? यह ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण दिख रही है। तो इससे आप यह भी अनुमान लगा सकते हो कि आप अपने दैनिक जीवन में कई चीजें ऐसे दिखते होंगे जहां पर अधिक कोण आपको दिखता होगा। अगर मैं आपको न्यून कोण याद दिलाऊं सर तो जी आप आप फिर से समझा दो। न्यून को कोण के बारे में बताऊं सर जी तो आप आप फिर से समझा दो। कोई भी अपने आपको अगर बोलना है तो आप चैट सेक्शन में भी लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। अगर इस तरीके से आप क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको अनम्यूट करके नहीं बोलना है। क्लास की सबसे पहली रूल यही है। तो न्यून कोण के बारे में बताऊं तो न्यून कोण क्या होती है? जिसकी माप 90 डिग्री से छोटी होती है।
तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। या तो 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होगी तो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल के बारे में मैंने बताया कि अगर उस किसी भी कोण की माप 180 डिग्री है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। तो अधिक कोण के बारे में क्या बताया कि ऐसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटी हो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है अगर आप इसे मापोगे तो आपको ये 90 से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी मिलेगी, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, अधिक कोण कहेंगे यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। पंकज, मैं आपको ना थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। आज हमारे साथ ना हुल्लाहेरी से एक टीचर भी हैं, सुमन मैम। मैम आप सुन पा रही हैं क्या? सुमन मैम आप सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम। मैम एक बार आप बस वीडियो आप अपना ऑन कर लीजिए। अभी कर उड़े मैम। हाँ, तो पंकज ये सुमन मैम है, ये हुल्लाहेरी में टीचर है और इन्होंने काफी बच्चों को मोटिवेट किया है आज आने के लिए, जिससे नंबर्स भी थोड़े आज इंक्रीज हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। मैम आपके साथ और भी कोई टीचर हैं क्या आज? आज तो अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और आप सबको मैं बता दूं कि आज मैम भी आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही हैं कि आप लोग कैसे क्लास करते हो और कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। और मैम देख रही हैं, अभी मैंने बता दिया तो हो सकता है आप लोग थोड़े शांत रहो, पर अगली बार से जब भी मैम ज्वाइन होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी और मैम देखेंगी कौन बच्चे क्या कर रहे हैं। थैंक यू मैम। चलिए क्लास को काटें। सभी बच्चे सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखें। अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। हेलो सर। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, अधिक कोण। चलिए, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया ये 6 तरीके की कोण होते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, अधिक, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल। तो यहाँ पर आपको 6 तरीके के कोण दिख रही होगी, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। इस 6 कोण में 4 कोण यानी न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण, ये चारों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था। आज के क्लास में हम ये देखते हैं प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण क्या होती है। समय कम होने के कारण पिछले क्लास में ये दोनों चीज हम लोगों ने नहीं कवर कर पाया था। तो अब देखते हैं सबसे पहले संपूर्ण कोण। तो पहले संपूर्ण कोण पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्या होती है। संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल। तो ऐसी कोई कोण जिसका माप 360 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, फुल एंगल कहेंगे। तो ये दोनों दिखती कैसी है, अगर मैं बनाऊं, मान लो एक बिंदु से 2 किरण निकल रही है, मैं बिंदु O से एक किरण की बात करूं OA और दूसरी किरण की बात करूं OB। तो अगर एक बिंदु से 2 किरण कुछ इस तरीके से निकल रही है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हो, और अगर मैं आपसे ये कोण की बात करूं जहां पर मैं अपना पेन चला रहा हूं, तो इस कोण का माप कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इस कोण को आप क्या कहोगे, इस कोण का एक स्पेशल नाम दिया गया है संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर मैं एक रेखा बनाऊं इस तरीके से, अगर मैं बोलूं इस कोण का माप बताओ, ऊपर वाले कोण, तो सरल कोण या ऋजु कोण पढ़ाते वक्त आपको मैंने बताया इस कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री, यानी इसे हम सरल कोण कहेंगे। अगर हम नीचे वाले कोण की बात करूं तो इसकी आप अब जब इसको मेजर करोगे, इसको मापोगे, तो नीचे की तरफ से भी ये 180 डिग्री आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 180 ऊपर की तरफ भी बन रही है और नीचे की तरफ भी बन रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरे एंगल को बताओ, ये पूरा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है,
तो अब आप क्या करोगे, 180 360 का और 180 को आप ऐड करोगे तो आपको दिख जाएंगे ये 360 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे कोण जिसका मेजरमेंट माप 360 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण या फुल एंगल। तो सभी लोग ये याद रखना कि जब भी कोई कोण 360 डिग्री का बने तो उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, फुल एंगल, या आप उसे कंप्लीट एंगल भी कह सकते हो। अब हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ती कोण क्या होती है। जैसे मैंने बोला संपूर्ण कोण पढ़ने के बाद हम लोग प्रतिवर्ती कोण पढ़ेंगे। तो प्रतिवर्ती कोण के बारे में आप क्या कहोगे, सबसे पहले तो ये याद रखना, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 डिग्री से छोटी हो। ये चीज आप लोग लिख लो, 180 से बड़ी और 360 से छोटी होंगी तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अब इसे हम समझते हैं कि ये कैसे 180 डिग्री से बड़ी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज बना रखी है OAB। अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो ये कोण प्रतिवर्ती कोण है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक किरण इस तरीके से मैं बना रहा हूं। अब अगर मैं सिर्फ इस कोण की बात करूं, आप सभी लोग ध्यान से देखना, अब अगर मैं सिर्फ इस कोण की बात करूं यहां से यहां तक, तो इसका माप कितना होगा, आप सभी को पता है। अगर सिर्फ इसकी बात करूं तो ये 180 डिग्री होगी। अब इसमें आपको ये कुछ और ज्यादा ये वाली चीज भी जुड़ते हुए दिख रही है। अगर मैं ये पूरी एंगल इस वाले की बात करूं तो ये 180 डिग्री से तो ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह कोण जो है यहाँ पर ये 180 डिग्री से तो ज्यादा है। अब हम देखते हैं 360 से कम कैसे है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जब दो किरण एक ही के ऊपर दूसरी आ जाती है तो ये पूरी कोण को क्या कहेंगे, 360 डिग्री कहेंगे। और अगर दो किरण विपरीत दिशा में हो तो इसे क्या कहेंगे, 180 डिग्री या रिजु कोण कहेंगे। तो अगर मैं इस तरीके से दो बनाऊं किरण, तो यहाँ पर आपको ये जो कोण बनती दिख रही है, इस कोण के बारे में आप कहोगे ये 180 डिग्री से तो बड़ी है बट 360 डिग्री से छोटी है। तो 180 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी सभी कोणों को क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को आप विशेषकर ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बाकी सभी कोण आपको कहीं ना कहीं काफी जगह दिखते रहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण काफी कम आपको दिखेंगे, हो सकता है आप सभी लोग भूल जाते हो। तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे कोण जिसका माप 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो, वो सभी कोणों को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अब आप सभी लोग ये 6 एंगल के बारे में आप सभी को मैंने बता दिया। तो अब हम क्या दोबारा समझा दो। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जो भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं दोबारा समझा दो, आप लोग फिर से ध्यान से सुनना। तो रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण के बारे में आप बस इतना नोट करो, सबसे पहले सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप उसे चैट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्स एंगल को मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपको सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि ऐसे कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 डिग्री से छोटी हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, 180 से बड़ी और 360 से छोटी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दिखती कैसी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये, अगर मैं एक रेखा इस तरीके, कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो सभी लोग सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखें। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये आपको दिखेगी 180 डिग्री से बड़ी है। तो 180 डिग्री से बड़ी क्यों है, क्योंकि अगर मैं इस एंगल की बात करूं, सिर्फ इस वाले एंगल की, तो ये एंगल आपको क्या दिखेगी, 180 डिग्री।
और ये अगर इसकी बात करूं तो ये आपको दिख रही है 180 से ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा है मतलब 180 से बड़ी है। और अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये 360 है, जबकि ये एंगल 360 से कम है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 180 से बड़ी और 360 से छोटी है, इसलिए ये ऊपर वाली जो कोण है या एक प्रतिवर्ती कोण है या एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये सारी चीजें, अब 6 जितने भी तरीके के कोण थी, ये 6 कोण आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ घड़ियों की इमेज दिखेगी। सर दोबारा समझाना। सर एक बार और समझा दो। अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं दिख रही। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं दिख रही। दिख हुई है सर। ठीक है, मैंने बोला था चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपको 3 घड़ियों की इमेज दिख रही है। तो आप सभी को ये बताना है कि अलग अलग समय पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच किस प्रकार का कोण बन रहा है। कोण का माप क्या है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा। बस आपको ये बताना है कि ये कोण का प्रकार क्या है, किस प्रकार का ये कोण है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया 6 तरीके का कोण होते हैं, तो वो 6 में से ये कौन से कोण है ये आपको बतानी है। सर फर्स्ट तो न्यून कोण। सबसे पहले मैं तीनों सभी को नंबर दे रहा हूं, तो 1 2 3। तो सभी लोग, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, सभी लोग चैट सेक्शन में जाएंगे और मैं देख रहा हूं। तो सबसे पहले सभी लोग 1 नंबर के बारे में बताएंगे। जो 1 नंबर है, घड़ी में जब 2 बजती है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई में किस तरीके की कोण बनती है। न्यून कोण बनती है, तो एक्यूट एंगल बनती है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, न्यून कोण बन रही है। अब अगर दूसरे वाले की बात करूं, तो अगर घड़ी में 3 बज रही है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच किस तरीके की कोण बनेगी। सभी लोग अब चैट सेक्शन में दूसरे वाली इमेज की बात करेंगे, दूसरे वाले की बताएंगे। जब घड़ी में 3 बज रही है तो किस प्रकार की कोण बनेगी, राइट एंगल यानी समकोण बनेगी। तो काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। 2 नंबर में जब घड़ी में 3 बजती है तो यहाँ पर आपको ये समकोण बनता दिख रहा होगा, यानी यह एक राइट एंगल है। अब 3 नंबर की बात करूं, तो जब घड़ी में 5 बज रही है तो इस कोण की अगर मैं बात करूं तो ये कोण आप लोग बताएंगे कि ये कोण किस तरीके का कोण है। 3 नंबर के बारे में आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखें। तो 3 नंबर के बारे में आप सभी लोग लिखेंगे ये किस तरीके का कोण है। तो थर्ड वाली जो है अधिक कोण है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल है। तो जो घड़ी में 180 होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। 180 डिग्री नहीं बनेगी, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो अभी आपको दिख रही होगी 180 डिग्री से ये कम है और 90 डिग्री से ये ज्यादा है। तो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसलिए 3 नंबर वाली को हम क्या कहेंगे, यह है एक अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। अब फिर से आप सभी को 3 और घड़ी की इमेज दिख रही होगी। आप इन तीनों को अगर देखो तो घड़ी में जब 6 बज रही है तो 6 बजे इस कोण के बारे में आप अगर डिस्कस करो तो इसे आप क्या कहोगे, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे। 4 नंबर के बारे में आप बताएंगे कि जब घड़ी में 6 बजती है तो उस वक्त मिनट के सुई और घंटे के सुई में स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। और आप कह सकते हो इसे स्ट्रेट एंगल या सरल कोण या रिजु कोण आप इसे कह सकते हो। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं इस एंगल के बारे में पूछ रहा हूं जब घड़ी में 12 बज रही है। तो एग्जैक्ट 12 बजे इस कोण के बारे में आप क्या कहोगे। 5 नंबर इमेज की बात करूं तो इस एंगल के बारे में आप क्या कहोगे।
कंप्लीट एंगल, आप इसे काफी नाम दे सकते हो, या तो कंप्लीट एंगल बोल सकते हो, फुल एंगल बोल सकते हो, या आप इसे कह सकते हो संपूर्ण कोण। तो इसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, यानी कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो घड़ी में 12 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई में के बीच संपूर्ण कोण बनते हैं। ओके सर। 6 नंबर के इमेज की बात करूं तो जब 8 बज रही है तो मैं इस कोण की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी पेन चला रहा हूं। तो इस वाले की अगर बात करो तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। तो मैं बार बार यही कर रहा हूं कि आप अपने आप को म्यूट रखो, तभी ये क्लास सही से चल पाएगी। तो आपको क्या करना है, इस एंगल का नाम बताना है कि ये किस टाइप का एंगल है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे। तो यह क्या है, 6 नंबर वाली रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण। तो 6 नंबर वाली अगर मैं इस तरफ की कोण की बात करूं जहां पर मैंने रेड कलर का मार्क किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? क्योंकि यह 180 डिग्री से बड़ी है और 360 डिग्री से छोटी है। तो ऐसे कोण जिसकी मेजरमेंट 180 से बड़ी और 360 से छोटी हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। चलिए, अब आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और आप सभी को पता है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करना है। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। इसमें सर पोल सेक्शन तो आता ही नहीं। अगर आपका पोल सेक्शन, सबसे पहली चीज कि आपको अनम्यूट करके बोलना नहीं है, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से बार बार क्लास को डिस्टर्ब करोगे, आपको इस क्लास से भी रिमूव किया जा सकता है। तो फिर आप फिर से कभी ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे इस क्लास को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी अपने आप को अनम्यूट ना करें। तो अब आपको पोल सेक्शन अगर नहीं दिख रहा, तो पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपका पोल सेक्शन नहीं दिखता तो क्लास के बाद आपको गूगल मीट की जो ऐप है उसे अपडेट करनी है, तभी आपको वो पोल वाली सेक्शन दिखेगी। और जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तभी वो पोल की सेक्शन आपको दिखेगी। अब आप सभी को एक क्वेश्चन दिख रहा है, सभी को ये क्वेश्चन पढ़ना है और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। अभी आपको पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आप कुछ देर रुक जाओ, 1-2 सेकंड के बाद आप सभी को पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद आप सभी को आंसर करना है। अब आप सभी लोग अगर देखो तो आप सभी को पोल में एक क्वेश्चन दिखेगी। तो 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में आपको दिखना है कि प्रतिवर्ती कौन सा नहीं है। तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा प्रतिवर्ती कोण है, आपको ये देखना है कि इनमें से प्रतिवर्ती कोण कौन सा नहीं है। तो जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है उसे ही आपको पहचाननी। काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, तो आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और आंसर करें। 219। सर जी 219। फिर से आप लोग को मैं सर बोल ये रहा हूँ कौन है, कौन कौन बोल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इस बार जो अनम्यूट करे ना पंकज, आप सीधा रिमूव कर दो उसको सीधा, और फिर वापस से आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इसमें एक मैं बता दूं, पापा जी के नाम से जो बच्चा है, वो मुझे रोज कॉल कर रहा था कि मैम मुझे एंट्री नहीं करने दे रहे। तो अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो आपको एंट्री करने नहीं देंगे। वो काफी डिस्टर्ब कर रहे थे क्लास को, तो उसको एंट्री बंद हो गई है। ठीक है, तो आप भी अगर इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो आप एंटर नहीं कर पाओगे क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को क्लास में म्यूट रहना है। अगर आप अपने आप को इस तरीके से बार बार अनम्यूट करके क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें से प्रतिवर्ती कौन जो नहीं है उसे ही पहचाननी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 219, 269, 181 और 179, तो 179। तो आपको प्रतिवर्ती कोण अगर याद हो तो मैंने बताया जो 180 डिग्री से बड़ी हो
और 360 डिग्री से छोटी हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। जबकि आपको पहचानना क्या है कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा नहीं है, यानी रिफ्लेक्स एंगल जो नहीं है। तो अगर आप 219 डिग्री को देखो तो यह 180 से बड़ी है और 360 से छोटी है, इसलिए यह तो एक प्रतिवर्ती कोण है। 269 डिग्री को भी आप देखो तो यह भी 180 से बड़ी है और 360 से छोटी है, इसलिए यह भी एक प्रतिवर्ती कोण है। ऑप्शन सी को भी आप अगर देखो तो यह भी 180 से बड़ी है और 360 से छोटी है, इसलिए यह भी एक प्रतिवर्ती कोण है। अब अगर आप ऑप्शन डी को देखो तो यह आपको साफ दिख जाएगी कि यह 180 से छोटी है, इसलिए 180 से छोटी है, इसलिए हम इसे कहेंगे यह एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो प्रतिवर्ती कोण होने के लिए उसे 180 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती कोण नहीं है। अब आप सभी को फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी, सभी को प्रतिवर्ती कोण के बारे में मैंने आपको पढ़ाई दिया। अब क्या करते हैं, इसके आगे की चीज हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन नहीं करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री यानी और सप्लीमेंट्री यानी पूरक और समपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री या पूरक एवं समपूरक कोण क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है यानी समपूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण, जब भी आपको पूरक कोण या समपूरक कोण पूछा जाए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर दो कोणों की बात की जाएगी। तो अगर आपके पास कुछ दो कोण ऐसे हैं जिनका योग यानी जब उन्हें आप जोड़ोगे तो उनका योग 90 डिग्री होता है, तो ऐसे दो कोणों को पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो कोण दिख रही है, एक 40 डिग्री की, एक 50 डिग्री की। अगर मैं इन दोनों को नाम दूं, मान लो इसे मैं एंगल एक्स और इसे मैं एंगल वाई यानी कोण एक्स और कोण वाई नाम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोण एक्स और कोण वाई। तो अगर कोण एक्स की आप बात करो तो इसकी माप कितनी है, मेजरमेंट 40 डिग्री है। कोण वाई की मान कितनी है, तो यह 50 डिग्री है। अब आप जब 40 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ोगे यानी इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, 40 + 50 यानी 90 डिग्री। तो कोई भी दो कोण जब उनको जोड़ने पे 90 डिग्री मिलती है तो इसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। एक चीज और ध्यान देना, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं ये 40 डिग्री के बारे में, तो 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, 50 डिग्री होगा, और 50 डिग्री का पूरक क्या होगा, 40 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 90 मिल रही है, इसलिए दोनों को पूरक कोण कहेंगे। इसी तरीके से मैं और एक और उदाहरण लूं, तो अभी आपको आपके स्क्रीन पर दो कोण दिख रहे होंगे, 27 डिग्री और 63 डिग्री। तो ये दोनों कैसे कोण हैं? तो इन दोनों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, 27 को और 63 को जोड़कर देखते हैं। तो जैसे ही आप 27 और 63 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, 90 डिग्री मिलेगी। तब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 27 और 63 क्या है, आपस में ये दोनों पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। जब भी कोई भी दो कोण ऐसे हो जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रही है तो उन्हें क्या कहेंगे, एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों ही एक दूसरे का पूरक कहलाता है। अगर मैं एक कोण 30 डिग्री का ले लूं तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो आपको ये सोचना है कि इसमें हम क्या ऐड कर दें, क्या जोड़ दें कि 90 डिग्री हो जाए। तो आप कहोगे 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को आप क्या कहोगे, एक दूसरे का पूरक, यानी ये दोनों पूरक कोण है। क्यों, 30 और 60 को जोड़ने पर 90 मिलता है। इसी तरीके से हम और एक और एग्जांपल लें तो आप 10 डिग्री और 80 डिग्री को भी बोल सकते हो पूरक कोण, क्योंकि इसको जोड़ने पर आपको 90 डिग्री मिलता है। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाएं और कुछ एग्जांपल्स लिखकर मुझे बताएं कि और आप पूरक कोण किसे किसे कह सकते हो, पूरक कोण के उदाहरण आप लिख सकते हो। ऐसे आप अनेकों उदाहरण लिख सकते हो। जैसे मैं एक और बोलूं तो आप कह सकते हो 20 डिग्री और 70 डिग्री, इसे भी आप पूरक कह सकते हो। 80 डिग्री और 10 डिग्री को भी कह सकते हो। अगर मैं 79 डिग्री लूं और अगर मैं सिर्फ 79 डिग्री लूं तो आप सभी लोग ये लिख के बताएं तो इसका पूरक कोण कितना होगा। 79 में हम क्या ऐड कर दें
इसका सम यानी योग 90 डिग्री हो, तो इसका आंसर होगा 11 डिग्री। तो 79 और 11 क्या होंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो पूरक में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उन दोनों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण के बारे में आप सभी को समझ में आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से देखते हैं समपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो जैसा पूरक कोण मैंने बताया कि दो कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कहेंगे। तो उसी तरीके से आपको याद रखनी है कि अगर कोई दो कोण ऐसी हो जिसको जोड़ने पर उन दोनों का योग 180 हो, 90 की जगह बस सिर्फ 180 कर लो, तो अगर 180 डिग्री होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो अगर कोई दो कोण ऐसी हो जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। अगर आप ये इमेज को देखो तो आपको ये दिख रही होगी, अगर मैं यहाँ पर दो कोण का नाम दूं x और y, तो एंगल x को आप बोलो तो ये आपको दिख रही है 40 डिग्री की कोण है। अगर मैं एंगल y की बात करूं तो ये आपको दिख रही होगी ये 140 डिग्री है। अब आप x और y को जोड़ो, या आपको मैं ये पूछूं कि ये पूरी एंगल कितने डिग्री की है, ये पूरी एंगल के बारे में से पूछो, तो ये पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया कि यह एक स्ट्रेट एंगल है, एक सीधी रेखा पर बनी हुई कोण है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पूरी की माप कितनी है, 180 डिग्री है। तो अगर हम x और y को जोड़े तो हमें मिल रहा है 180। तो ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री मिलती हो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। फिर से जिस तरीके से मैंने पूरक में बताया कि पूरक दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसी तरीके से समपूरक भी 40 डिग्री की समपूरक 140 होगी और 140 डिग्री की समपूरक 40 होगी। तो अगर मैं और एक उदाहरण लूं तो आप सभी को दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो 60 और 120 डिग्री के बारे में आप क्या बोलोगे, ये दोनों कैसे कोण है। तो आप 60 को 120 के साथ जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, 60 और 120 मिलके बनाती है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे कोण है, समपूरक कोण है। तो जब भी दो कोणों को जोड़ोगे और उसका माप 180 डिग्री आता है योग, तो उसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। और अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो उसे हम पूरक कोण कहेंगे। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पूरक में दोनों का सम 90 होगा और समपूरक में दोनों का सम 180 होगा। तो एक उदाहरण और लेते हैं, अगर मैं एक कोण 10 डिग्री का ले लूं तो दूसरा कोण समपूरक होने के लिए 170 डिग्री की लेनी होगी, ताकि इन दोनों का सम यानी योग 180 डिग्री हो जाए, तब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। चलिए आप सभी लोग अब चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, अगर मैं कहूं दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक मैं बोल रहा हूं, सभी लोग ध्यान देना कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूं, यानी 90 डिग्री वाली। तो अगर दो कोण एक दूसरे की पूरक है और उसमें से एक कोण 35 डिग्री की है तो दूसरी कोण कितनी डिग्री की होगी, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर एक कोण 35 डिग्री की है तो दूसरी कोण कितने डिग्री की होगी कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक कोण हो जाए। तो दूसरी कोण जो होगी वो 55 डिग्री की होगी। क्यों कि 35 में जब आप 55 को ऐड करोगे तो 35 और 55 मिलकर कितना होंगी, ये 90 डिग्री होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं 35 डिग्री और 55 डिग्री क्या होगी, एक दूसरे की पूरक कोण कहलाएगी। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है। तो अब आप लोग क्या करो, आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। आप सभी को अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रही है, अब आप लोग जाओ पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में आप लोग आंसर करो। अब आपको पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
यहाँ पर दो कोण दिखा रखी है, ध्यान से आप लोग देखें कि ये दोनों पूरक कोण है, समपूरक कोण है, या एकांतर अंतःकोण है, या एकांतर बाह्य कोण है। तो अभी के लिए मैंने आपको एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण नहीं पढ़ाया है, यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में आपको मैंने नहीं पढ़ाया है। तो अभी के लिए आप क्या करो, ऑप्शन ए और बी में से चुनो कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, काफी आसान क्वेश्चन थे। तो अब जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर दो कोण जो दे रखी है 23 डिग्री और 67 डिग्री की दे रखी है। जब आप इसे ऐड करोगे 23 और 67 को, तो आपको साफ दिख जाएगा कि इनका सम यानी योग 90 डिग्री है। तो ऐसे दो कोण जिसका सम 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पूरक कोण होगा। फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप सभी लोग देखकर बताएं कि अगर दो समपूरक कोण में एक 31 डिग्री का कोण है तो दूसरी कोण कितने डिग्री की होगी। सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। दो समपूरक कोण में अगर एक कोण 31 डिग्री की है तो दूसरी कोण कितने डिग्री की होगी। यह ध्यान देना, यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण की बात कर रहा हूं। तो आप लोग सबसे पहले ये ध्यान दो, समपूरक कोण कहते किसे हैं, तभी आप सही आंसर कर पाओगे। सर ए आंसर है इसका। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके अगर बोलेगा तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा क्लास से। चलो ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या। ठीक है, तो दो समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री की है तो दूसरी कोण कितने डिग्री की होगी। तो अगर आपको समपूरक कोण याद है, सप्लीमेंट्री एंगल याद है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने आपको बताया कि दो कोण का योग 180 डिग्री होगी, तो उसे हम समपूरक कोण कहेंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक 31 डिग्री है तो दूसरी कितनी होगी, आप 180 में से 31 को घटा दोगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 180 में से जब 31 डिग्री को आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी 149 डिग्री। काफी बच्चों का आंसर 59 डिग्री था, तो वो लोग इस चीज से कंफ्यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर मैंने समपूरक पूछा था, अगर मैं पूरक पूछता तो इसका आंसर ऑप्शन में 59 होता, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 149 डिग्री, क्योंकि मैंने समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा था। दो कोणों का माप अगर 180 डिग्री होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर दूसरी कोण निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 में से 31 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपको मिल जाएगा इसके सही आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, 149 डिग्री। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई समपूरक कोण तक, तो आप लोग चैट सेक्शन में जाओ और वाई लिख सकते हो। यस लिखने का मतलब आपको ये सारी चीजें पूरक और समपूरक के बारे में समझ में आ गई। और अगर कोई भी डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर सकते हो। आप अगर एन लिखोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपका क्या डाउट है, तो इसलिए अपना डाउट लिख दो। अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे। अभी सभी लोग जाएंगे पोल सेक्शन में और मुझे ये बताएं कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के हो। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और वहां पर आपको एक पोल दिख रहा होगा, हिंदी या इंग्लिश। तो आप ये बताएं कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। चैट सेक्शन में कोई नहीं लिखेगा, सभी लोग पोल सेक्शन में लिखेंगे। सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी को पोल में जाकर आंसर करना है।
ठीक है, अब आप सभी लोग फिर से, आपको एक पोल दिख रहा होगा। अब आप लोग को क्या करना है, पोल में बताना है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास कब करोगे। जैसा आप सभी को पता है कि नेक्स्ट वीक में दिवाली है, तो 3 तारीख को छोटी दिवाली है, 1 तारीख को आप सभी की क्लास होंगी ही होंगी, 1 तारीख को आप सभी की क्लास होंगी। तो 3 तारीख या 5 तारीख, या आप 3 या 5 दोनों ही में नहीं कर पाओगे। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप ये देखो कि आप किस दिन क्लास कर पाओगे। 3 तारीख को छोटी दिवाली है, 4 को दिवाली है, तो आप ये देखो कि आप 3 को क्लास कर पाओगे या 5 को कर पाओगे। आप सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर दें। सभी लोग पोल सेक्शन में बताएं कि आप 3 को क्लास कर पाओगे या 5 को कर पाओगे, या 3 या 5 इनमें से किसी भी दिन आप क्लास नहीं कर पाओगे। सभी लोग इसका आंसर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट क्लास रखी जाएगी। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की क्वेश्चन देखते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है। तो आप सभी को फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में ही करना है। 5 तारीख को क्लास ज्वाइन करेंगे। तो ये जो 2 कोण दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि ये पूरक कोण है, समपूरक कोण है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, एकांतर रहता कोण अंतः कोण के बारे में अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए, बी या डी में से चुनिए कि पूरक कोण है, समपूरक कोण है, या इसमें से कोई भी कोण नहीं। तो इंटीरियर एंगल के बारे में, एकांतर अंतः कोण के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये देखो, पूरक कोण है, समपूरक कोण है, या इनमें से कोई नहीं। तो 97 डिग्री और 73 डिग्री के बारे में आप देखो कि ये कैसे कोण है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाके करेंगे। कोई भी चैट में नहीं लिखेगा या कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या। तो यहाँ पर आपको दे रखी है 97 डिग्री और 73 डिग्री। तो इसको देखने के लिए कि पूरक है या समपूरक है या इनमें से कोई नहीं है, तो हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो जब भी आप 97 और 73 को जैसे ही आप ऐड करोगे, तो आपका इसका सम कितना मिलेगा, इसका सम आपको मिलेगा 170 डिग्री। तो क्योंकि 170 डिग्री है, तो मैंने समपूरक, तो ये पूरक कोण तो होगी नहीं क्योंकि इसका सम 90 नहीं है, समपूरक भी नहीं होगी क्योंकि इसका सम 180 नहीं है। तो पूरक के लिए क्या होता है, 2 कोण का सम योग 90 डिग्री होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री के लिए 180 होनी चाहिए। बट यहाँ पर सर आपका क्या डाउट है, आप चैट सेक्शन में लिख दो। सर चैट सेक्शन मेरा आ नहीं रहा है सर, टाइपिंग वाला। अच्छा बोलिए, आपका क्या डाउट है। अभी चैट को मैंने ऑफ कर रखा है, आपका कोई डाउट है तो आप बोलो। अब मैं यहाँ से चैट ऑन कर दे रहा हूँ। अब आपको कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में आप लिख पाओगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि 97 डिग्री और 73 डिग्री ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 170 डिग्री। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ना ही पूरक कोण है ना ही समपूरक कोण है। और ऑप्शन सी के बारे में पहले ही आपको बता दिया था कि ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे इसका आंसर ऑप्शन बी बोल रहे थे, वो सभी लोग ध्यान देंगे कि जब भी आपको समपूरक या पूरक सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। आप अगर इस तरीके से अपने आप को अनम्यूट करोगे बार बार, तो किसी को मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो जब आप अपने आप को अनम्यूट रखोगे तभी मेरी आवाज सभी तक जा पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो समपूरक कोण भी नहीं हुई और पूरक कोण भी नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। तो आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर देखो,
अगर एडजेसेंट एंगल आपको बताओ तो एडजेसेंट एंगल पढ़ने के पहले आप एडजेसेंट वर्ड या आसन्न के बारे में समझो। अगर मैं यहाँ पर दो घर बनाऊं, मान लो इस तरीके से कोई दो घर है, तो आपको इन दोनों घर में क्या दिख रही है कि इसकी एक दीवार जो मैंने बीच में यहाँ पर बना रखी है, ये दीवार दोनों ही में कॉमन है। सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे तब आपको आसन्न कोण काफी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इन दो घरों जैसे घर ए और घर बी में आपको क्या दिखेगा, ये जो बीच की दीवार है ये कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। एक बात क्या मिली कि एक दीवार कॉमन है। दूसरी चीज हमें क्या मिली कि इसकी जो छत है, इस कॉमन दीवार, जो दीवार कॉमन है उसके एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये छत है, मतलब दोनों छतें जो है एक कॉमन दीवार के दो अलग अलग तरफ है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, आसन्न कोण को समझने में आपको ये चीज काफी मदद करेगी। तो यहाँ पर आप देखना कि इसे हम क्या कहेंगे, ये दोनों पड़ोसी हैं। तो इसी तरीके से अगर हम गणित में बात करें आसन्न कोण की, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी होगी आसन्न कोण में। जैसे मैं कहूँ आपको ये कहाँ पे कोण दिख रहा है, एंगल ए और एंगल बी। तो अगर एंगल ए और एंगल बी की बात करूं तो इससे आप कह सकते हो ओ ए बी सी, इसे मैंने नाम दे दिया। तो एंगल ए और एंगल बी को अगर देखो तो इन दोनों ही में आपको एक भुजा ओसी जो दिख रही है ये कॉमन दिख रही है। तो जब भी आसन्न कोण होगी तो उसमें क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगी कि एक भुजा कॉमन होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या, दो आसन्न कोण में एक भुजा कॉमन होगी यानी उभयनिष्ठ होगी। तो पहली कंडीशन एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो शीर्ष किसे कहते हैं, किसी भी कोण में जहां पर दो रेखाखंड मिलती है या दो रेखा मिलती है या जिस बिंदु से दो किरण निकलती है तो उसे वहां पर हम क्या कहते हैं, इसे शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखो एंगल ए और एंगल बी को, इस वाले कोण और इस वाले कोण को, तो इन दोनों ही में एक शीर्ष यानी वो कॉमन दिख रहा होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक भुजा कॉमन मिल गई, एक शीर्ष कॉमन मिल गई। तो ये दो कंडीशन मिल गए। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या है। तो आसन्न कोण देखने के लिए हमेशा आपको तीन चीजें देखनी होगी। पहली चीज, जो भी दो कोण दे रखी है उसमें उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं है। तो पहली कंडीशन उभयनिष्ठ भुजा। दूसरी कंडीशन उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें मिल गए कि हाँ एक वर्टेक्स ऐसा है, एक शीर्ष ऐसी है जो दोनों ही कोण में है। अब तीसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जो उभयनिष्ठ भुजा है, जैसे यहाँ पर ओसी के आपको मिली, कॉमन साइड मिली यानी उभयनिष्ठ भुजा मिली। तो ठीक है, मैं इस चीज को काफी बार रिपीट करूंगा, आप सभी को ये चीज समझ में आ जाएंगी। तो अगर मैं जो भुजा की बात करूं जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो क्या होगी, वो कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होगी। तो एक एक तरफ मतलब दोनों अलग अलग तरफ होगी। एक अगर ऊपर है तो दूसरी नीचे होगी और एक दाएं है तो दूसरी बाएं होगी। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आप कह सकते हो ओसी हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे मेरी आवाज आप सभी को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आप एक सेकंड रुको, आप सभी चलिए आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मेरी आवाज अब आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब आप सभी लोग म्यूट रखोगे तो मेरी आवाज आएगी। आप इस तरीके से सर सर बोलोगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अनीता देवी के नाम से जो भी बच्चा है मैं उसे इस क्लास से रिमूव कर रहा हूँ।
जो भी बच्चे इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं उससे पहले रिमूव कर दूं, फिर आपको इस क्लास में कोई परेशानी नहीं होगी। सर सरोज पंडित का नाम से जो बच्चा है उसे भी मैं इस क्लास से रिमूव कर रहा हूं। तो आप लोग अपने आप को अगर अनम्यूट करोगे तो इसी तरीके से आप सभी को रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी आसन्न कोण में आपको 3 बातें याद रखनी है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष, और तीसरी बात जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो अलग अलग तरफ रहेगी उभयनिष्ठ भुजा के। तो यहाँ पर हमें ओए भुजा और ओबी भुजा दोनों ही, एक ऊपर की तरफ दिख रही है, दूसरी नीचे की तरफ दिख रही है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को आसन्न कोण कहेंगे। एंगल ए और एंगल बी कैसे कोण है, आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है। ये चीजें और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी जब आप कुछ और उदाहरण को देखोगे। जैसे आप सभी को आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ और कोण दिख रही है, तो इसके बारे में जो पहली इमेज है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण है। एडजेसेंट एंगल क्यों है, फिर से मैं आपको बता दूं कि एंगल ए और एंगल बी में एक शीर्ष कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन है। पहली कंडीशन एक वर्टेक्स कॉमन, दूसरी कंडीशन एक भुजा कॉमन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो भुजा है ये भुजा कॉमन है दोनों ही एंगल में। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एक भुजा दोनों ही जो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर बाकी जो 2 भुजाएं हैं वो एक एक तरफ होंगी। तो एक यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रही है और दूसरी नीचे की तरफ दिख रही है, इसलिए हम इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब अगर इस कोण की बात करो, इस इमेज में एंगल ए और एंगल बी की बात करो, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। अब मैं बताऊं कि एडजेसेंट क्यों नहीं है। अगर मैं ये बताऊं कि इस इमेज में ये दोनों एडजेसेंट क्यों नहीं है, तो आपको ये रिपीट कर दो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस चीज को काफी बार रिपीट करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो फिर से इसे आप ध्यान से सुनना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वर्टेक्स यानी एक शीर्ष कॉमन आपको दिख रही है। अगर मैं एंगल ए और एंगल बी की बात करूं तो इन दोनों में हमें दिख रहा है कि एक शीर्ष ऐसी है जो दोनों ही में कॉमन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी पहली कंडीशन तो मिल गई कि हाँ एक शीर्ष कॉमन है। अब दूसरी कंडीशन पे आप देखोगे तो इन दोनों कोण में कोई भी भुजा आपको कॉमन नहीं दिख रही, मतलब एक भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं दिख रही, इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारी दूसरी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, यानी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो एंगल ए और एंगल बी में कोई भी कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड आपको नहीं दिख रही, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब आप इस वाली इमेज को देखो, तीसरी वाली इमेज, तो इसमें आप बताओ कि ये दोनों आसन्न हैं या नहीं है, एंगल ए और एंगल बी आसन्न कोण है या नहीं है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आसन्न कोण है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम तीनों कंडीशन पे देखें तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, उभयनिष्ठ शीर्ष। तो आप अगर देखो कोण ए और कोण बी में, तो कोण ए का शीर्ष, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो कोण ए का शीर्ष कुछ ये वाली है जहां पर मैं पॉइंट ए बना रहा हूं, और कोण बी का शीर्ष आप देखो तो ये वाली है जहां पर मैं बी लिख रहा हूं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। हालांकि इसमें आपको ये दिखेगा कि ए बी भुजा जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, भुजा कॉमन है, एक भुजा ऐसी है जो इन दोनों ही साइड, दोनों ही कोण में कॉमन है, लेकिन कॉमन शीर्ष यानी उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं होने के कारण ये दोनों भी आसन्न कोण नहीं होंगी। तो अब आप सभी लोग बताएं
कि आसन्न कोण के बारे में आपको समझ में आया या नहीं आया। आपको अगर समझ में आ गया तो आप y लिखो, अगर समझ में नहीं आया तो आप n लिख सकते हो या अपना डाउट लिख सकते हो कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो n लिख रहे हैं, तो जो भी n लिख रहे हैं तो वो मुझे ये बता दे लिखकर कि उनको क्या चीज नहीं समझ में आई, वो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। अब जब n लिखते हो तो मुझे ये नहीं पता चलता कि आपका क्या डाउट रह गया, तो अगर आप n लिखोगे तो आप अपना डाउट भी लिख दो कि आपका क्या डाउट है, फिर मैं उसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कॉमन आर्म का कंसेप्ट, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं कॉमन आर्म का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो जब भी जो भी बच्चे बोल रहे थे एन या जिनको भी ये चीज नहीं समझ में आई, सभी लोग एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। तो आसन्न कोण के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आसन्न कोण क्या कहेंगे, 3 कंडीशन है। पहली, सभी लोग नोट रखना, 1 1 2 3। पहली कंडीशन क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो दोनों उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग साइड होनी चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर इस वाली इमेज को देखो तो एंगल ए और एंगल बी को आप देखो, तो यहाँ पर ये जो बीच में आपको भुजा दिख रही है, ये दिख रही है कॉमन साइड, यानी दोनों ही कोण में ये भुजा आती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन साइड। तो हमारी पहली कंडीशन मिल गई कि हाँ कॉमन साइड है। दूसरी चीज देखते हैं कि कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जहां पर मैं ओ लिख रहा हूं तो ये वर्टेक्स जो है ये शीर्ष दोनों ही कोण में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक वर्टेक्स यानी एक शीर्ष भी कॉमन मिल गई। अब तीसरी बात हम देखते हैं कि ये जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, वो दोनों एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। तो यहाँ से हमें दिख रही है एक भुजा ऊपर की तरफ है, दूसरी नीचे की तरफ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हमें तीसरी कंडीशन भी मिल गई, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर रहा है सबसे पहले वो अपने आप को म्यूट रखे, तभी मेरी आवाज सभी तक पहुंच पाएगी। अब हम अगर दूसरी इमेज की बात करें तो जो भी बच्चे रिपीट करने बोल रहे थे इसको आप ध्यान से देखना, तो इन दोनों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स तो दिख रही है, बट आपको इन दोनों में कॉमन आर्म यानी कोई भी साइड ऐसी नहीं दिखेगी जो दोनों में कॉमन हो। और अगर तीसरी इमेज की बात करूं तो तीसरे में आपको एक ये वाली भुजा, जहां पर मैं लाल कलर से पेन चला रहा हूं, ये कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ कोण तो दिख रही है, लेकिन एंगल ए की बात करूं तो इसकी वर्टेक्स यानी शीर्ष ये वाली है जहां पर मैंने ए लिखा, और अगर एंगल बी की बात करूं तो इसकी शीर्ष ये वाली है जहां पर मैंने बी लिखा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा तो है बट उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको अब समझ में आ गई होंगी, और अभी आसन्न कोण से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चन करेंगे, तो फिर और चीजें आपको समझ में आएंगी, और इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से और डिटेल में फिर से पढ़ लेंगे, तो ये चीजें और भी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। अभी आपको क्या करना है, आप सभी को होमवर्क नोट करनी है। तो आज की क्या होमवर्क है, आप सभी को नींव वाली कार्य पुस्तिका से प्रश्नावली 7.1 और 7.2 पहचाननी है, 7.1 एंड 7.2। जो भी बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग आसन्न कोण के बारे में मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि फिर अभी हमारा क्लास का समय हो चुका है, तो आसन्न कोण को फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। जिसके पास भी ये बुक है वो नोट कर ले, आप लोग अपना बुक में ही बनाएंगे, और जिसके पास भी ये बुक नहीं है वो एक्सरसाइज 7.1 के स्क्रीनशॉट ले ले,
तो आप सभी लोग एक्सरसाइज 7.1 की स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताएं, फिर मैं आपको इसकी 7.2 की स्क्रीन दिखाऊंगा, फिर आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोगों ने अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है तो अब आप लोग एक क्वेश्चन 7.1 की यहाँ पर है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाय सर। अगर इसके भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले तो आप ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले एक्सरसाइज 7.2 की, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। आज हम इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास 1 तारीख को होगी। 1 तारीख को आप सभी की क्लास लगेगी, उसके 1 तारीख को मैं बता दूंगा। नहीं, आपकी नेक्स्ट क्लास तो 29 तारीख को होगी ना, फ्राइडे को आपकी क्लास लगेगी। सभी की क्लास फ्राइडे को लगेगी।